अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड द ग्राफ्स जिनका हमें यूज है इस चैप्टर में। होप कि आपने उन ग्राफ्स को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द गैस लॉज। गैस लॉज का हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ध्यान देना, बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हमेशा करेक्ट है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? नहीं, ये तब हमारे पास बेटा करेक्ट है जब हम मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। यानी जब तक हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है उसी वक्त हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी अगर प्रेशर बेटा ज्यादा होगा, अगर प्रेशर हम इंक्रीज कर लेंगे देन द वॉल्यूम डिक्रीजेस। अगर हम प्रेशर ऑन द गैस डिक्रीज कर देंगे देन द वॉल्यूम इंक्रीजेस। यानी प्रेशर भी हमारे पास वेरिएबल और वॉल्यूम भी हमारे पास वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास एन और टी जो हमारे पास है वो क्या है? कांस्टेंट। हम बेटा प्रोपोर्शनलिटी उठा देंगे तो हम क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज के। तो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, P इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई V, और के हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। ध्यान देना, V इस साइड ले लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली PV इज इक्वल टू के, और के हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। के हमारे पास है बेटा कांस्टेंट, और यहां पर हमने क्या बोला? एन और टी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। तो इसका सिंपली मतलब यह है कि के का वैल्यू डिपेंड करता है एन और टी पे। जब तक एन और टी कांस्टेंट है वी कैन से के इज कांस्टेंट। अब ध्यान देना, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन देख लेंगे तो उसमें हमने बोला था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है यहां पर? पीवी, तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड से पीवी है, राइट हैंड साइड से यहां पर क्या है? एनआरटी, और राइट हैंड साइड से यहां पर क्या है? के। तो वी कैन सिंपली सी देन दिस के इज इक्वल टू एनआरटी, यानी के इज इक्वल टू एनआरटी। वही हमने बोला, जब तक एन और टी कांस्टेंट रहेगा के भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। यानी जब तक एन और टी कांस्टेंट है के भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब ध्यान देना, सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है, ये हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर है। क्लोज्ड कंटेनर होने का मतलब है कि अगर इसमें आइडियल गैस प्रेजेंट है तो उसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। सपोज इसमें कोई गैस हमारे पास, कोई आइडियल गैस हमारे पास जिसका प्रेशर है P1, और गैस का जो वॉल्यूम हमारे पास है इट इज इक्वल टू V1। सपोज वी चेंज इट्स प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2। हमने इसका प्रेशर चेंज किया, कहां से कहां तक बेटा? P1 से लेकर P2 तक। एंड ऑब्वियसली जब हम प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अब चेंज करने का मतलब हुआ हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। लेकिन हम इन दो को कांस्टेंट मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। देन वी कैन सिंपली से P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। एंड P2 V2 is equal to constant, and that constant is equal to K. Here the constant is equal to K. Then we can simply write it as P1 V1 is equal to P2 V2. ये हमारे पास और एक इक्वेशन आ गई इसकी, that is P1 V1 is equal to P2 V2. अब ध्यान देना, क्योंकि जब भी हम बेटा बॉयल्स लॉ का देखेंगे ना, बॉयल्स लॉ में हमारे पास चूंकि अगर आइडियल गैस है, क्लोज्ड कंटेनर है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहते ही रहते हैं, और हमारे पास और एक कांस्टेंट है, हमारे पास है टेम्परेचर। तो प्रेशर चेंज हुआ कहां से कहां तक? P1 से लेकर P2 तक, यानी प्रेशर हमारे पास वेरिएबल है। वॉल्यूम भी चेंज हुआ कहां से कहां तक? V1 से लेकर V2 तक, यानी वॉल्यूम भी हमारे पास क्या है? वेरिएबल। तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स, मगर कब बेटा? जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चलते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स, यहां पर स्टेट वेरिएबल कौन सा है? प्रेशर और वॉल्यूम। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वी कॉल्ड दैट ग्राफ एज एन आइसोथर्म। उसी को हम बोलते हैं आइसोथर्म। यानी आइसोथर्म सिंपली हमारे पास होता है ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वी कैन से graph plotted between the state variables at constant temperature, we called that graph as an isotherm. तो बॉयल्स लॉ में अगर हम देखेंगे टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ का जो भी कर्व हमारे पास होगा उसमें टेम्परेचर क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा। तो वी कॉल्ड बॉयल्स लॉ का जो भी ग्राफ हमारे पास होगा, वी कॉल्ड दैट ग्राफ एज एन आइसोथर्म। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफ्स जो बेटा बॉयल्स लॉ में यूज होते हैं। नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे, वी कैन राइट इट एज पीवी इज इक्वल टू के एंड के इज कांस्टेंट। पी हमारे पास क्या है? वेरिएबल। वी भी हमारे पास वेरिएबल है और के हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्स भी हमारे पास वेरिएबल था, वाई भी हमारे पास वेरिएबल था, और एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे हमने लास्ट टाइम बेटा ग्राफ प्लॉट किया था, तो अगर मैं एक साइड से प्रेशर एक्सिस प्लॉट कर लेता हूं, यहां से प्रेशर, ये भी हमारे पास वेरिएबल और वॉल्यूम भी हमारे पास वेरिएबल, तो ग्राफ कैसे मिलेगा? एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, वही है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। द ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। और अगर हम देखेंगे, यू कॉल दिस ग्राफ एज अ हाइपरबोला। अब ध्यान देना, लेकिन इस कर्व पे अगर आप देखोगे, प्रेशर भी चेंज होता है एंड वॉल्यूम भी चेंज होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। लेकिन इस कर्व पे अगर हम देखेंगे ना, सपोज इस पॉइंट पे टेंपरेचर है टी, तो यहां पर भी टेंपरेचर टी ही होगा, यहां पर भी टेंपरेचर टी ही होगा, यहां पर भी टेंपरेचर टी होगा, बिकॉज ये बॉयल्स लॉ का कर्व है। और इसमें जो टेंपरेचर हमारे पास होगा, टेंपरेचर विल रिमेन कांस्टेंट। अब ध्यान देना, उसमें हमने ये भी बोला था, जितना कर्व ओरिजिन से दूर होगा उतना कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। ध्यान देना, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन लिखूंगा कि यहां से प्रेशर एक्सिस और यहां से वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक आइसोथर्म में प्लॉट कर लेता हूं। सपोज इस आइसोथर्म का टेंपरेचर है T1, यानी इस कर्व पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे देख लेंगे ना, टेंपरेचर क्या होगा? टेंपरेचर विल बी T1। प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, बट द टेंपरेचर विल नॉट चेंज। और यहां पर हमारे पास और एक कर्व हमारे पास, इसका टेंपरेचर हम बोल देंगे टेंपरेचर इज T2। ध्यान देना, अब ऑलरेडी बेटा मैंने बोला था, सपोज यहां पर जो कांस्टेंट है, सपोज द कांस्टेंट इज K2, यहां पर जो कांस्टेंट है, सपोज द कांस्टेंट इज K1। तो जितना कर्व ओरिजिन से दूर होगा उतना कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, हमें तो ऑलरेडी पता है ये चीज। तो हम बोल सकते हैं कि K2 इज ग्रेटर देन K1। मगर K किसके बराबर है? K तो ऑलरेडी हमने बोला है कि K होता है बराबर nRT के बराबर, K इज इक्वल टू nRT। तो अगर हमें टेंपरेचर का बोलना होगा तो वी कैन राइट इट है, जिसका K का वैल्यू ज्यादा होगा उसका टेंपरेचर का भी वैल्यू ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, यूजुअली हम क्या मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि हम क्लोजर कंटेनर में आइडियल गैस लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे जिसका के का वैल्यू ज्यादा होगा उसका टेंपरेचर ज्यादा होगा, तो वी कैन सिंपली से T2 विल बी ग्रेटर देन T1, यानी इस वाले आइसोथर्म का टेंपरेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस आइसोथर्म। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं V को बेटा इस साइड ले लूंगा तो हमें क्या इक्वेशन बन जाएगी? P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई V, और यू कैन राइट दैट एज लाइक दिस। नंबर सेकंड, P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाई V, ये हमारे पास P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाई V, कार्ड दिस एज Y, और 1 बाई V को हम मान के चलेंगे X, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? M। तो इट फॉलोज द इक्वेशन Y इज इक्वल टू MX। अगर मैं Y को प्लॉट कर लेता हूं अगेंस्ट X, यानी एक साइड से मैं Y लेता हूं, Y की जगह मैं क्या लेता हूं? P, और दूसरे साइड से मैं लेता हूं X, X की जगह मैं क्या लेता हूं? 1 बाई V। अगर मैं P को प्लॉट कर लेता हूं अगेंस्ट 1 बाई V, यानी Y को प्लॉट कर लेता हूं अगेंस्ट X, द ग्राफ कैसे हमारे पास होगा? ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इस तरीके से होगा। और ये भी हमारे पास आइसोथर्म है, यानी इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंपरेचर चेक करेंगे ना, सपोज द टेंपरेचर इज इक्वल टू T, तो यहां पर भी टेंपरेचर T होगा, यहां पर भी टेंपरेचर T, यहां पर भी टेंपरेचर T, यहां पर भी, किसी भी पॉइंट पे देख लेंगे ना तो टेंपरेचर विल बी ऑलवेज इक्वल टू T। और अगर आप देखोगे इस कर्व का जो स्लोप होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू K, और ये K किसके बराबर है? ऑलरेडी हमने बोला है K इज इक्वल टू nRT, K का वैल्यू nRT के बराबर होगा। अब हम बोलेंगे, अब ध्यान देना है, यानी आप बोलोगे जिसका स्लोप ज्यादा होगा, यूजुअली नंबर ऑफ, उसका टेंपरेचर का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा, क्योंकि इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने बोला कि गैस इज इन ए क्लोज्ड कंटेनर, आइडियल गैस इज इन ए क्लोज्ड कंटेनर, एंड नंबर ऑफ मोल जो हमारे पास है ना वो क्या है? कांस्टेंट। ध्यान देना,
अगर मैं क्वेश्चन यहां पर लिखूंगा, यहां से मैं प्रेशर एक्सिस प्लॉट कर लेता हूं और यहां से हमारे पास है 1/v, ठीक है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, सपोज इस लाइन पे जो टेम्परेचर है, सपोज द टेम्परेचर इज इक्वल टू T1, यानी किसी भी पॉइंट पे देख लो ना तो टेम्परेचर कितना मिलेगा बेटा, T1 ही आ जाएगा। और दूसरा एक हमारे पास है इसका टेम्परेचर T2, यानी किसी भी लाइन पे देख लो, ये आइसोथर्म अपनी जगह और ये और एक आइसोथर्म हमारे पास है, ध्यान देना। तो अगर हमें बोला जाएगा कि स्लोप, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको स्लोप समझाया है कि जब भी आपको देखना होगा ना किसका ज्यादा स्लोप होगा और किसका कम स्लोप होगा, हम क्या कर लेते हैं, हम एक्स एक्सिस से हाइट देख लेते हैं, जिसकी हाइट ज्यादा होगी एक्स एक्सिस से उसका स्लोप ज्यादा होगा। सपोज इस लाइन का स्लोप जो है दैट इज K1, इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज K2। वी कैन सिंपली से K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, K2 से। जब K1 का वैल्यू ज्यादा होगा यानी जिसका K का वैल्यू ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। वी कैन से T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी इसका ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस टेम्परेचर, ठीक है। यानी T2 का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट T1, क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि K जो होता है K इज इक्वल टू nRT। अब ध्यान देना, नेक्स्ट ग्राफ अगर हम इसमें देख लेंगे, ध्यान देना, वी विल राइट इट लाइक दिस। नंबर थर्ड ग्राफ अगर मैं इस तरीके से प्लॉट कर ले, मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू K इंटू 1/√v का स्क्वायर, यानी अगर हम देख लेंगे स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल आउट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपली P इज इक्वल टू K इंटू 1/v, वही वाला ग्राफ हमारे पास फिर से आ जाएगा, वही इक्वेशन, वो वाली इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमने लास्ट टाइम भी देखा, अगर मैं P को प्लॉट कर लेता हूं अगेंस्ट 1/v, P को अगर मैं प्लॉट कर लेता हूं अगेंस्ट 1/v, 1/√v, 1/√v, तो कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, कर्व ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। ध्यान देना, स्क्वायर किस पे है, स्क्वायर अगर हम देखेंगे स्क्वायर किस पे है, स्क्वायर 1/√v पे है, जिस पे स्क्वायर होगा उससे कर्व दूर चला जाएगा, तो कर्व विल बी लाइक दिस, इस तरीके का कर्व हमें मिलेगा। इस तरीके से भी हमें, ये थर्ड ग्राफ हमारे पास है। फोर्थ ग्राफ, दोनों साइड से इस ये वाली इक्वेशन जो है दोनों साइड से हमें 1/v से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, P/v इज इक्वल टू K इंटू 1/v का स्क्वायर, P/v इज इक्वल टू K इंटू 1/v का स्क्वायर। अगर मैं एक साइड से P/v प्लॉट कर लेता हूं, यहां से मैंने P/v प्लॉट किया, यहां से मैंने P/v एक्सिस ले ली और यहां से मैंने 1/v ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे बोलेगा बेटा स्क्वायर किस पे है, स्क्वायर 1/v पे है, जिस पे स्क्वायर होगा करो उससे दूर चला जाएगा, तो वी विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। यानी जब मैं P/v को प्लॉट कर लेता हूं अगेंस्ट 1/v, तो P/v को अगर मैं अगेंस्ट 1/v प्लॉट कर लेता हूं, ग्राफ विल बी लाइक दिस, क्योंकि जिस पे स्क्वायर होगा करो उसी से क्या चला जाता है, दूर चला जाता है। ये तो बेटा मैंने ऑलरेडी ग्राफ्स में आपको समझाया, इसीलिए स्टार्ट में मैंने बोला था आपको कि आपने उन ग्राफ्स को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि जहां पर भी अब कोई ग्राफ आ जाएगा ना, आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट ग्राफ, मैं सीधी ही बोल दूंगा कि इसको हम किसके साथ इक्वेट कर देंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अब ध्यान देना, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लॉग अप्लाई कर लेता हूं तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना, नंबर फिफ्थ ग्राफ मैं क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू, ये बन जाएगा यहां पर, अगर मैं दोनों साइड से, इट बिकम्स इक्वल टू log m इंटू m, दैट विल बिकम इक्वल टू log m प्लस log n, दैट इज इक्वल टू log m दैट इज K प्लस log n, दैट इज इक्वल टू log ऑफ 1 डिवाइड बाई v। अगर मैं log P को मान के चलूंगा y और log 1/v को मान के चलूंगा x, यहां पर हमारे पास आगे कोएफिशिएंट क्या है, तो सिंपली वी कैन से 1, क्योंकि वो 1 कहां से लाया, खुद ही डाल सकते हैं ना, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि यहां पर आगे कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसको हम मान के चलेंगे m, और log के हमारे पास क्या है c। इट फॉलोज द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c।
अगर मैं y को प्लॉट कर लूंगा अगेंस्ट x, तो एक साइड से मैं लेता हूं y की जगह क्या आ जाएगा, log ऑफ p, और दूसरे साइड से मैं प्लॉट कर लेता हूं x की जगह क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई v। ठीक है, तो पहले किसको पकड़ना होता है, हमेशा पहले पकड़ना होता है इंटरसेप्ट को, वेदर द इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव और द इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। इंटरसेप्ट कितना है, log की, तो इंटरसेप्ट हमारे पास है log की। अब मुझे बोलेगा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक तो यहां पर आपने बोला इंटरसेप्ट का मतलब हुआ पॉइंट जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, तो ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब उसके बाद आपको यह देखना होगा कि ग्राफ किस तरीके का, वेदर द एंगल विल बी एक्यूट और द एंगल विल बी ऑब्ट्यूज। क्योंकि स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है बिकॉज द स्लोप एम इज स्लोप, स्लोप किसके बराबर है 1, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो उसका मतलब हुआ कि एंगल विल बी एक्यूट, एंगल एक्यूट होगा यानी इट विल बी लेस देन 90, इस तरीके का होगा। यानी इसका जो स्लोप होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 1, स्लोप 1 के बराबर होगा। और यू कैन सिंपली से, तो उसका मतलब हुआ ना कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बिकॉज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और यू कैन सिंपली से थीटा जो होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 45 बिकॉज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहां पर जो एंगल बनेगा इट विल बी 45 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान देना, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं इस v को यहां पर ले जाऊंगा ऊपर, इट विल बिकम इक्वल टू, ध्यान देना, नंबर 6th ग्राफ, यू कैन राइट इट एज log p इज इक्वल टू log k प्लस log v रेज्ड पावर -1। यू कैन राइट इट एज log m रेज्ड पावर n, यू राइट इट एज ना log m रेज्ड पावर n, तो वो क्या बन जाएगा, n log m, ये -1 यहां पर आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, log p इज इक्वल टू log k प्लस ये -1 यहां पर आ जाएगा log v। अगर मैं log p को मान के चलूंगा, ये हमारे पास है y, और log v को मान के चलूंगा, ये हमारे पास है x, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा m, दैट इज स्लोप, और log k हमारे पास क्या बन जाएगा, c। देन इट फॉलोज द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। यानी अगर मैं y को प्लॉट कर लेता हूं अगेंस्ट x, यानी मैंने log p को प्लॉट कर लिया, यहां से मैं ले लेता हूं log p और यहां से मैं लेता हूं log v। इस बात का ख्याल रखिएगा, यहां पर log 1/v है और वहां पर log v ही है। इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट का मतलब हुआ ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज log k एंड c दैट इज पॉजिटिव, तो ग्राफ यहां से, तो यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू log k। यहां पर भी यहां से लेकर यहां तक वैल्यू जो था दैट वो था log k। अब उसके बाद मुझे बोलिएगा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, ग्राफ तो यहां से स्टार्ट होगा, और एंगल किसके बराबर होगा, एंगल विल बी ऑब्ट्यूज बिकॉज द स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। यानी ये 90 है, 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा होने का मतलब है ये होगा। ठीक है, अब मुझे बोलिएगा बेटा, जो स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी इसको मैं इस तरीके से भी एक्सटेंड कर सकता हूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, इट विल नॉट चेंज। और मैंने खुद ही इसको एक्स्ट्रा, यू कॉल दिस प्रोसेस एज एक्स्ट्रापोलेशन, और चाहे ये वाला एंगल बोलिए या ये वाला एंगल बोलिए, एक ही बात है। ये वाला एंगल जो होगा यहां पर, इट विल बी, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू -1, तो उसका मतलब हुआ ना कि tan थीटा इज इक्वल टू -1। tan थीटा का वैल्यू कब होता है -1, जब थीटा का वैल्यू होगा 135 डिग्री। जब थीटा का वैल्यू 135 डिग्री होगा, उस वक्त tan 135 होता है -1 के बराबर, तो ये होगा 135 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक जो इंटरसेप्ट था ना, दैट वाज log k, यहां पर भी log k था, मगर यहां पर जो ग्राफ हमने प्लॉट किया इट वाज log p अगेंस्ट log ऑफ 1/v। यहां पर हमने ग्राफ प्लॉट किया था log p अगेंस्ट log v, इसका ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट अगर हम देख लेंगे नंबर 7th ग्राफ,
और ये सारे ग्राफ्स जो है ना, ये बॉयल्स लॉ वाले ग्राफ्स है, यानी इन हर किसी ग्राफ में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हर कोई ग्राफ अपनी जगह क्या है, आइसोथर्म है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7 ग्राफ, दैट इज, अगर मैं बोलूंगा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड सपोज द कांस्टेंट इज के, मैं यहां से लेता हूं पीवी एक्सिस और यहां से मैं लेता हूं प्रेशर एक्सिस और वॉल्यूम एक्सिस, प्रेशर एक्सिस और वॉल्यूम एक्सिस। तो वी कैन से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ग्राफ किस एक्सिस से स्टार्ट होगा, पीवी एक्सिस से ही स्टार्ट होगा, पैरेलल टू अनदर एक्सिस। जैसे हमने बोला था y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ग्राफ y एक्सिस से स्टार्ट होगा पैरेलल टू अनदर एक्सिस, जो भी एक्सिस वहां पर होगा। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, पीवी एक्सिस से पैरेलल टू अनदर एक्सिस, ये वाला ग्राफ होगा। यहां से लेकर यहां तक जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू के। यहां से लेकर यहां तक किसका वैल्यू होगा, के का वैल्यू, इट इज सिंपली इक्वल टू के। और ये भी हमारे पास एक आइसोथर्म है, ध्यान देना। अगर मैं यहां पर आपको क्वेश्चन बोल देता हूं, यहां से पीवी एक्सिस हमारे पास और यहां से पी प्रेशर एक्सिस, चलो यहां से प्रेशर एक्सिस में लेता हूं। अगर यहां से मैंने पीवी प्लॉट किया होता ना, तब ग्राफ इसी एक्सिस से स्टार्ट होता पैरेलल टू अनदर एक्सिस, पीवी अगेंस्ट पी। सपोज ये हमारे पास एक आइसोथर्म हमारे पास, इसका टेंपरेचर है T1, यानी किसी भी पॉइंट पे देख लो ना तो टेंपरेचर कितना मिलेगा, T1। ये हमारे पास और एक हमारे पास आइसोथर्म है जिसका टेंपरेचर कितना है, T2, यानी किसी भी पॉइंट पे देख लो तो टेंपरेचर किसके बराबर होगा, T2 के बराबर होगा। यहां से लेकर यहां तक जो कांस्टेंट का वैल्यू है, सपोज द कांस्टेंट इज इक्वल टू K2, और यहां से लेकर यहां तक जो कांस्टेंट का वैल्यू है, सपोज द कांस्टेंट इज इक्वल टू K1। तो हम क्या सिंपली बोलेंगे, हम सिंपली ये बोलेंगे कि K2 का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, K1 से। तो वी कैन राइट K2 इज ग्रेटर देन K1, K2 का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, K1 से। जिसका K का वैल्यू ज्यादा होगा उसका टेंपरेचर का भी वैल्यू ज्यादा होगा, और यू कैन सिंपली से T2 विल बी ग्रेटर देन T1, यानी T2 का वैल्यू T1 से क्या होगा, ज्यादा। मगर याद रखिएगा ये अपनी जगह आइसोथर्म है और ये अपनी जगह आइसोथर्म है, यानी इस पॉइंट, इस कर्व पे अगर हम देख लेंगे ना, किसी भी पॉइंट पे टेंपरेचर होगा T2 के बराबर। इस कर्व पे अगर हम देख लेंगे ना, किसी भी पॉइंट पे टेंपरेचर होगा T1 के बराबर, यानी ये भी अपनी जगह आइसोथर्म, ये भी अपनी जगह आइसोथर्म। ठीक है, अब ध्यान देना। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो ग्राफ्स हमें बेटा यहां पर यूज होते हैं बॉयल्स लॉ में। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज मिक्सिंग ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर। मिक्सिंग ऑफ गैसेस at constant temperature। मिक्सिंग ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर, इसमें हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे मिक्सिंग ऑफ गैसेस का। ध्यान देना, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इट इज कनेक्टेड विथ अनदर कंटेनर, और यहां पर सेंटर में स्टॉप कॉक लगा हुआ है। सपोज यहां पर जो कोई गैस हमारे पास है उसका प्रेशर है P1 एंड द वॉल्यूम इज V1, मगर मैंने यहां पर बेटा ऑलरेडी बोल दिया एट कांस्टेंट टेंपरेचर, यानी टेंपरेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर कंटेनर क्लोज है तो नंबर ऑफ मोल्स विल आल्सो बी कांस्टेंट, देन बॉयल्स लॉ इज सिंपली एप्लीकेबल। तो यहां पर प्रेशर कितना है P2 एंड वॉल्यूम कितना है V2। अब जब हम स्टॉप कॉक को ओपन कर लेते हैं, आपको कभी यह बोला जाता है व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर कितना होगा। तो आप क्या कर लोगे, यू विल सिंपली से P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, और V फाइनल किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हमारे पास होगा, P1 भी देके होता है, V1 भी देके होता है, P2 भी देके होता है, V2 भी देके होता है, और आपको पूछा जाता है कि आप कैलकुलेट कीजिए क्या, P फाइनल। या दूसरा केस हमारे पास इस तरीके से भी होता है, ये कंटेनर हमारे पास इट इज कनेक्टेड विथ अनदर कंटेनर, यहां पर स्टॉप कॉक लगा हुआ है, और यहां पर प्रेशर जो है दैट इज P1, वॉल्यूम कितना है V1, और इस कंटेनर का वॉल्यूम V2 है, लेकिन ये कंटेनर हमारे पास एम्प्टी एक कंटेनर है, और आपको पूछा जाता है व्हेन द स्टॉप कॉक इज ओपनड व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर। तो आप क्या सिंपली कर दोगे, P1 V1 इज इक्वल टू, क्योंकि P2 तो 0 के बराबर है तो ये वाली टर्म तो 0 बन जाएगी। तो अगर आप देखोगे ना सेम, क्योंकि उसमें तो गैस है ही नहीं, तो प्रेशर कितना होगा, 0। तो आप क्या बोलोगे, P1 V1 इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल।
और यहां पर भी V फाइनल किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान देना, V1 प्लस V2। V फाइनल होगा बराबर किसके बराबर, V1 प्लस V2। अब ध्यान देना, इसकी बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर बोल देता हूं। मैं यहां पर एक कंटेनर लेता हूं, इसमें लेता हूं मैं CH4 गैस, और यहां पर जो प्रेशर है दैट इज, सपोज यहां पर वॉल्यूम है 2 लीटर्स और प्रेशर है 280, और यहां पर हमारे पास और एक कंटेनर है, सपोज इसमें CO2 गैस प्रेजेंट है, CO2 गैस प्रेजेंट है। इसका जो प्रेशर है, वॉल्यूम जो है दैट इज 1 लीटर, और जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 380। ठीक है, इन दोनों गैसेस को मैं रख लेता हूं इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर्स। आपको बोला जाता है कि यहां पर प्रेशर क्या है, यानी इन दोनों गैसेस को मैं डाल देता हूं इस वाले कंटेनर में, जिसका वॉल्यूम कितना है 5 लीटर्स, और आपको बोला जाता है कि प्रेशर क्या है, मगर टेंपरेचर हम मान के चलते हैं क्या, कांस्टेंट, यानी एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एट कांस्टेंट टेंपरेचर कैलकुलेट P। आप P कैलकुलेट कीजिए, ध्यान देना। तो अगर आप देखोगे ना, तो आप सिंपली एक चीज बोल दोगे, तो आप सिंपली बोलोगे P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P फाइनल, मगर V फाइनल कितना है, V फाइनल V1 प्लस V2 के बराबर नहीं है, क्योंकि V फाइनल जो है ना वो किसके बराबर है, 5 लीटर्स के बराबर, क्योंकि दोनों गैसेस को हमने उठा लिया और एक ही कंटेनर में डाल दिया। तो लेकिन इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, 5 लीटर्स। तो आप सिंपली बोलोगे P1 V1 दैट इज 2 प्लस 2 कितने हुए 4, प्लस P2 V2, P2 V2 कितना 3 1 और 3 इज इक्वल टू P फाइनल, मगर V फाइनल कितना है, V फाइनल बेटा 3 के बराबर नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा, V फाइनल इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने ये बोला ना बोथ गैसेस आर पुट इन ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर्स एंड कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, यही हमने बोला। अब ध्यान देना, तो सिंपली आप क्या बोलोगे, 4 प्लस 3 कितने हुए 7, और वो 5 यहां पर आ जाएगा, दैट विल बी 7/5 विल बी इक्वल टू P फाइनल। P फाइनल कितना होगा बेटा, फाइनल प्रेशर जो वहां पर होगा दैट विल बी इक्वल टू 7/5 ATM, और सिंपली यू कैन सी सॉल्व करके 5 1 और 5 4 आर 1.4 ATM विल बी द फाइनल प्रेशर, यानी फाइनल प्रेशर होगा 1.4 ATM के बराबर। ठीक है, अब ध्यान, और कभी आपको पूछा जाता है सिंपली इनको दोनों को मिक्स कर लेंगे, ठीक है, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, तो उस वक्त सिंपली आप यहां पर ले लोगे फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 लीटर्स, मगर यहां पर आप नहीं ले सकते हो कि फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 लीटर्स, आपको लेना है फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू 5 लीटर्स। अब ध्यान देना, मैं यहां पर आपको क्वेश्चन बोल देता हूं, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एट कांस्टेंट टेंपरेचर the pressure of a gas increases by 5%. The pressure of a gas increases by 5%. Calculate the percentage change in volume. Calculate the percentage change in volume. एक चीज तो आपको पता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ देन द वॉल्यूम ऑब्वियसली डिक्रीजेस, तब तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मगर टेंपरेचर क्या है, कांस्टेंट। तो अगर हम देखेंगे यू कैन सिंपली अप्लाई द बॉयल्स लॉ, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ध्यान देना, सपोज पहले प्रेशर था P1 और फाइनल प्रेशर कितना हमने बोला P2, सपोज इनिशियल वॉल्यूम है V1, फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा V2। ध्यान देना, द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय 5%, 5% इज द इंक्रीज इन प्रेशर। अगर मैं बोलूंगा सपोज इनिशियली जो प्रेशर है P1 दैट इज 100, देन व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, देन फाइनल प्रेशर विल बी सिंपली 105, यही होगा ना। और सपोज इनिशियल वॉल्यूम है V1, व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, दैट इज सिंपली V2, देन यू कैन सिंपली राइट दिस, क्योंकि आप यहां पर बोल दोगे कि इट इंक्रीजेस बाय 5%, 5% परसेंट का मतलब हुआ आउट ऑफ 100। अगर आपने इनिशियल प्रेशर लिया P1, देन यू टेक द फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 105। ध्यान देना, यू कैन सिंपली राइट एज P1 V1 दैट इज 100 into V1
इज इक्वल टू 105 इंटू V2। ये यहां पर आ जाएगा, तो सिंपली यू कैन राइट इट एज 100 डिवाइडेड बाई 105 V1 इज इक्वल टू V2। तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा? फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 105 V1। ये होगा फाइनल वॉल्यूम। कभी आपको पूछा जाता है व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम इतना होगा। और अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V। डेल्टा V होगा बराबर V2 माइनस V1, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना हमारे पास है? फाइनल हमारे पास है 100 डिवाइडेड बाई 105 V1 माइनस V1, दैट कम्स आउट टू बी, इट बिकम्स इक्वल टू, ये यहां पर आ जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू 100 V1 माइनस 105 V1 डिवाइडेड बाई 105, तो दैट बिकम्स इक्वल टू -5 V1 डिवाइडेड बाई 105। ये माइनस इसीलिए आया क्योंकि हमने बोला है कि प्रेशर इंक्रीजेस देन द वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब मैं इस माइनस को लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम जो हमारे पास है ना डेल्टा V, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रेशर इंक्रीज हुआ देन द वॉल्यूम डिक्रीजेस, वो यहां से भी पता चलता है कि यहां पर साइन क्या आ गई? माइनस। अब माइनस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज जो होती है, परसेंटेज चेंज दैट इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई V1 मल्टीप्लाई बाई 100। अब डेल्टा V कितना दे के है वहां से? 5 V1 डिवाइडेड बाई 105 डिवाइडेड बाई V1 मल्टीप्लाई बाई 100, that V1 and V1 will get cancel out, that becomes equal to 500 divided by 105। ये किसके बराबर होगा? It will be the percentage change, that is 500 divided by 105। तो सिंपली अगर आप देखोगे ना, अगर ये 100 होता तो सिंपली 5, लेकिन ये 5 से कम होगा, that comes out to be 4 point something, इसका वैल्यू आ जाएगा 4 point something, and that is the percentage change in volume। यानी वॉल्यूम वहां पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल डिक्रीज। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट किसके रिलेटेड? बॉयल्स लॉ के रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा लॉ, दैट इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, ध्यान देना, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट अगर हम देख लेंगे, वी कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर होना चाहिए इन कैल्विन्स, टेम्परेचर होना चाहिए इन कैल्विन। ये हमेशा करेक्ट है? नहीं, ये बेटा करेक्ट तब हमारे पास जब हम बोलेंगे n, P हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। यानी जब तक n और p हमारे पास कांस्टेंट है, उस वक्त हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे गैस का, वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे देन द वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा देता हूं, मैं क्या यूज करूंगा? कांस्टेंट। सपोज द कांस्टेंट इज k इंटू टी, ध्यान देना, और यू कैन राइट इट एज v बाई टी जो हमारे पास है ना, दैट इज k। v भी हमारे पास वेरिएबल है, t भी हमारे पास वेरिएबल है, मगर k हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। जब तक हमारे पास k कांस्टेंट है, ध्यान देना, n यहां पर क्या कांस्टेंट है? n और p। यहां पर क्या कांस्टेंट है? k। यू कैन सिंपली से जो k का वैल्यू होगा, इट विल डिपेंड्स ऑन n एंड p। जब तक n और p कांस्टेंट है, k क्या रहेगा? कांस्टेंट। ध्यान देना, आइडियल गैस इक्वेशन में हमने बोला था pv इज इक्वल टू nRT, और उस वक्त भी हमने बोला था कि ये टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में। t को इस साइड लाएंगे तो p को इस साइड ले लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? v बाई टी इज इक्वल टू nr डिवाइडेड बाई p। यही है ना? तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड से क्या है? v बाई टी। यहां से लेफ्ट हैंड साइड से है v बाई टी। यहां से राइट हैंड साइड से क्या है? k। यहां से राइट हैंड साइड से क्या है? nr बाई p। देन कैन यू सिंपली से k इज इक्वल टू nr बाई p। k का वैल्यू किसके बराबर है? k का वैल्यू होता है बराबर nr डिवाइडेड बाई p। k इज इक्वल टू nr डिवाइडेड बाई p। ठीक है, अब ध्यान देना, यानी जब तक नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट है, जब तक नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट है, तब तक k भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब ध्यान देना,
अगर मैं बोलूंगा v बाई टी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू k। अब ध्यान देना, सपोज द वॉल्यूम ऑफ ए गैस चेंजेस फ्रॉम v1 टू v2 एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम t1 टू t2, मगर हम n और p को मान के चलेंगे कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट इट एज, क्योंकि हम वॉल्यूम भी चेंज कर लेते हैं, टेम्परेचर भी चेंज करेंगे, मगर नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे ना v by t will be remain constant, और you can simply write it as v1 divided by t1 is equal to v2 divided by t2, यानी v1 by t1 is equal to v2 divided by t2। अब ध्यान देना, अब हम देखेंगे कि चार्ल्स लॉ में अगर आप देखोगे ना, अगर गैस किसी कंटेनर में है, आइडियल गैस किसी कंटेनर में है एंड इट इज अ क्लोज्ड कंटेनर, अगर ये क्लोज्ड कंटेनर हमारे पास है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट। तो सपोज हमारे पास प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम चेंज हुआ फ्रॉम v1 टू v2 एंड टेम्परेचर चेंज हुआ फ्रॉम t1 टू t2, देन वॉल्यूम इज अ वेरिएबल एंड टेम्परेचर इज वेरिएबल, लेकिन प्रेशर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यू कॉल दैट एज एन आइसोबार। यानी आइसोबार का मतलब हुआ बेटा ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स एट कांस्टेंट प्रेशर, और ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट प्रेशर यू कॉल दैट एज आइसोबार। तो चार्ल्स लॉ का जो भी ग्राफ हमारे पास होगा वी विल कॉल दैट एज एन आइसोबार, क्योंकि उसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब ध्यान दें, अगर हम ग्राफ्स की बात कर लेंगे या आइसोबार्स की अगर हम बात कर लेंगे, नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है दैट इज v डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू k। अगर t जो यहां पर बेटा डिवाइड में है, t को इस साइड ले लेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी यहां पर, यू कैन सिंपली राइट इट एज v इज इक्वल टू k इंटू t, और ये t किस में है, केल्विन में, और v हमारे पास मान के चलिए इसको y और इसको मान के चलिए x, तो ये हमारे पास क्या है, m स्लोप। अगर मैं v को प्लॉट कर लेता हूं अगेंस्ट t, यानी यहां से हमारे पास है वॉल्यूम एक्सिस और यहां से हमारे पास कौन सा एक्सिस है, टेम्परेचर एक्सिस, मगर ये टेम्परेचर किस में है, ये टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर इज इन केल्विन। तो ग्राफ कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरीके से ग्राफ होगा। और इस ग्राफ का अगर आप देखोगे स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू k, और ये k किसके बराबर है, nr डिवाइडेड बाई p, ये k होगा किसके बराबर, nr डिवाइडेड बाई p। वही हमने बोला था ना इससे पहले कि k होता है nr बाई p के बराबर। ध्यान देना, टेम्परेचर जो यहां होगा ना दैट विल बी 0 केल्विन, यहां पर सपोज 100 केल्विन, यहां पर 200 केल्विन, यहां पर 300 केल्विन, यहां पर 400 केल्विन, यहां पर 500 केल्विन एंड सो ऑन। यहां पर जो वैल्यू होगा ना सपोज दैट इज इक्वल टू 273.15, 273.15, यहां पर 273.15 केल्विन, यहां पर 273.15 केल्विन जो होता है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इस वॉल्यूम एक्सिस को यहां से उठा लेता हूं ना, इसको मैं यहां पर लाऊंगा इस तरीके से, यानी मैंने वॉल्यूम एक्सिस को लाया यहां से, यहां पर हमारे पास थी वॉल्यूम एक्सिस, मैंने इस वॉल्यूम एक्सिस को यहां से लाया यहां तक, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, यही वॉल्यूम एक्सिस। मगर यहां पर आप बोल सकते हो यहां पर या तो 273.15 केल्विन है या बोलोगे यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस का लेता हूं इसी ग्राफ को देखिए इसके बगैर, तो यहां पर क्या है, यहां पर आप बोलोगे आप 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं एक साइड से लेता हूं वॉल्यूम और यहां से लेता हूं टेम्परेचर, मगर टेम्परेचर हमारे पास यहां पर इस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इसके बगैर, तो हमें ग्राफ इस तरीके से होगा, इतना ही होगा। मगर यहां पर आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर आप बोलोगे यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर आप बोलोगे 200 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर आप बोलोगे 300 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन।
तो ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा, यू कॉल दिस इंटरसेप्ट एज वी नॉट, इसको हम वी नॉट मान के चलेंगे। ध्यान देना, अगर टेम्परेचर केल्विन में था तब ये ओरिजिन से स्टार्ट होता था, लेकिन अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, क्योंकि आपने यहां से स्टार्ट किया था ना, इसी वॉल्यूम एक्सिस को आपने यहां तक लाया था, यहां तक, इस तरीके का आपने बोला था, मगर इस वक्त ये डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हियर इट इज नाउ 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस था। तो यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, यानी इट फॉलोज द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, वही होगा ना, विथ इंटरसेप्ट इक्वल टू v नॉट। अगर आप देखोगे एसटीपी के वक्त, एट एसटीपी फॉर 1 मोल v नॉट जो होता है इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। एसटीपी के वक्त 1 मोल का जो v नॉट का वैल्यू होता है इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। अगर आप देखोगे ना, जो हमारे पास होगा ना चार्ल्स लॉ इन डिग्री सेल्सियस, दैट शुड फॉलो द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर मैं यहां पर बोलूंगा चार्ल्स लॉ इन डिग्री सेल्सियस, चार्ल्स लॉ इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन में नहीं, डिग्री सेल्सियस में, तो यू कैन राइट वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई 273.15 इंटू T प्लस V नॉट। और T हमारे पास कौन सा टेम्परेचर है? T इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मैं आपको बोलूंगा कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई 273.15 इंटू 10 प्लस V नॉट। तो सॉल्व करके बेटा यही आपको मिलेगा, इट बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, इट बिकम्स इक्वल टू 10 V नॉट प्लस 273.15 V नॉट डिवाइडेड बाई 273.15, तो इट बिकम्स इक्वल टू 283.15 डिवाइडेड बाई 273.15 इंटू V नॉट। और यूजुअली बेटा आपको जब भी ग्राफ मिलेगा ना चार्ल्स लॉ का, उसमें टेम्परेचर जो होता है ना वो केल्विन में होता है, डिग्री सेल्सियस वाला उतना आपको नहीं मिलेगा। और जो भी चार्ल्स लॉ का ग्राफ होगा ना, वी कॉल दैट एज एन आइसोबार, क्योंकि उसमें जो प्रेशर हमारे पास होगा ना, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है, ध्यान देना, यहां से मैं लेता हूं वॉल्यूम एक्सिस और यहां से मैं लेता हूं टेम्परेचर एक्सिस, मगर ये टेम्परेचर किस में है, केल्विन में। और आप, मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, ये हमारे पास है एक आइसोबार जिसका प्रेशर कितना है, P1, यानी किसी भी पॉइंट पे देख लोगे ना तो प्रेशर किसके बराबर होगा, P1 के बराबर। और ये हमारे पास और एक आइसोबार है जिसका प्रेशर है P2, यानी किसी भी पॉइंट पे देख लेंगे तो प्रेशर किसके बराबर होगा, P2 के बराबर होगा। ये वही इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू mx। और अगर आप देखोगे जिसकी हाइट x एक्सिस से ज्यादा होगी उसका स्लोप ज्यादा होगा। सपोज इसका स्लोप है k1, इसका स्लोप कितना है k2, देन कैन यू राइट इट एज k1 का वैल्यू जो होगा ना वो ज्यादा होगा k2 से, मगर खुद k किसके बराबर है, k बराबर है nrp के बराबर, nr डिवाइड बाई p। जिसका k का वैल्यू ज्यादा होगा उसका प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, कम। तो बिकॉज k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, देन कैन यू सिंपली राइट इट एज p1 इज लेस देन p2, यानी p2 का वैल्यू ज्यादा होगा किससे, p1 से। ठीक है, अब ध्यान देना, नंबर सेकंड ग्राफ जो इसमें हमें आता है, तो हमने सिंपली बोला v इज इक्वल टू k इंटू टी, लॉग अप्लाई कर देंगे दोनों साइड से, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू, इट बिकम्स इक्वल टू m लॉग m इंटू m। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग m प्लस लॉग m, दैट इज लॉग k प्लस लॉग t। अगर मैं इसको मान के चलूंगा y और इसको मान के चलूंगा लॉग t को मान के चलूंगा x, तो अगर आप देखोगे यहां पर जो आगे कोफिशिएंट है ना, दैट इज सिंपली टेक इट एज इक्वल टू 1, दैट इज m। जब स्लोप 1 के बराबर होगा तो देन यू नो दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, c। देन द ग्राफ विल बी इक्वल, अगर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप ग्राफ, अगर मैं y को प्लॉट कर लेता हूं अगेंस्ट x, यानी log v को प्लॉट कर लूंगा अगेंस्ट log t,
तो पहले हम किसको पकड़ेंगे? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना है? लॉग के, यानी ये इंटरसेप्ट हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू होगा दैट विल बी लॉग के। अब उसके बाद अगर आपको बोला जाएगा, अब मुझे बोलेगा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? स्लोप इज पॉजिटिव, और ये हम 1 खुद ही डाल दिया, क्योंकि 1 से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। जब स्लोप पॉजिटिव है तो उसका मतलब हुआ कि एंगल एक्यूट है, मगर स्लोप किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो उसका मतलब हुआ थीटा इज 45 डिग्री। तो एंगल थीटा जो होगा ना, यहां से बेटा कर्व स्टार्ट होगा, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहां पर जो एंगल होगा थीटा, वो किसके बराबर होगा? 45 डिग्री के बराबर। ये दूसरा ग्राफ जो इसमें चार्ल्स लॉ में, और ये भी बेटा हमारे पास एक आइसोबार ही है, क्योंकि चार्ल्स लॉ का कर्व है। नंबर 3, तो हमने बोला v बाई टी इज इक्वल टू के। ये भी हम बोलते हैं ना, v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड द कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के। अगर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ग्राफ किस एक्सिस से स्टार्ट होगा? y एक्सिस से। अगर मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ग्राफ किस एक्सिस से स्टार्ट होता है? x एक्सिस से। अगर मैं बोलूंगा pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ग्राफ किस एक्सिस से स्टार्ट होता है? pv एक्सिस से। अगर मैं बोलूंगा v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ग्राफ किस एक्सिस से स्टार्ट होगा? v बाई टी एक्सिस से। तो अगर मैं यहां से v बाई टी लेता हूं और यहां से मैं लेता हूं वॉल्यूम ले लो या टेम्परेचर ले लो, तो ग्राफ किस एक्सिस से स्टार्ट होगा? v बाई टी एक्सिस से, पैरेलल टू अनदर एक्सिस, और यहां से लेकर यहां तक जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा दैट विल बी सिंपली k। यहां से लेकर यहां तक जो कांस्टेंट होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू k। अब ध्यान देना, अगर मैं यहां से v बाई टी लेता हूं और यहां से, चलो मैं यहां से टेम्परेचर एक्सिस लेता हूं, सपोज ये हमारे पास एक, ये वाला कर्व हमारे पास, एंड सपोज ये हमारे पास एक आइसो बार हमारे पास है जिसका प्रेशर है P1, और ये हमारे पास और एक आइसो बार है जिसका प्रेशर कितना है? P2। ये एक आइसो बार हमारे पास है जिसका प्रेशर है P1, और ये हमारे पास और एक आइसो बार है जिसका प्रेशर कितना है? P2। अब ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक जो कांस्टेंट है दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू K2, और यहां से लेकर यहां तक जो कांस्टेंट है दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू K1। देन कैन यू सिंपली से कि जो K2 का वैल्यू होगा, तो अगर हम देखेंगे किस कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, देन यू कैन सिंपली से हर किसी पॉइंट पे यहां पर देख लोगे ना, प्रेशर P1 के बराबर होगा। इस कर्व में अगर हम देख लेंगे ना, किसी भी पॉइंट पे देख लो, प्रेशर किसके बराबर होगा? P2 के बराबर है। तो अगर मैं देख लूंगा, वी कैन सिंपली से K2 विल बी ग्रेटर देन K1। K2 का वैल्यू ज्यादा होगा, बट K और P के बीच में, बिकॉज K इज इक्वल टू NR बाई P। K का वैल्यू किसके बराबर होता है? NR डिवाइड बाई P। जिसका K का वैल्यू ज्यादा होगा उसका प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? कम। देन यू कैन सिंपली से P2 विल बी लेस देन P1। P2 का वैल्यू P1 से क्या होगा? कम होगा। अब ध्यान देना, सपोज मैं बोल देता हूं एट कांस्टेंट प्रेशर, द टेम्परेचर ऑफ गैस increases by 4 degrees Celsius. Temperature of a gas increases by 4%. Calculate percentage change in volume. Percentage change in volume. आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, लेकिन किसमें? वॉल्यूम में। ध्यान देना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है देन द वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम जो होगा ना, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। लेकिन हमें पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है बाय 4%, देन द वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीजेस बाय 4%। यू कैन सिंपली से देन परसेंटेज वॉल्यूम भी कितना इंक्रीज हो जाएगा? वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा 4%, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है बेटा, यहां अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज ये वाला क्वेश्चन, एट कांस्टेंट प्रेशर
if temperature of gas increases by 5 degrees Celsius, if temperature of gas is increased by 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सपोज पहले टेम्परेचर था T, अब कितना बन जाएगा T+5, क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, अगर पहले टेम्परेचर हम बोल देंगे, अगर हम केल्विन में भी बोल देंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 5 यूनिट से हमने इंक्रीज किया टेम्परेचर, तो केल्विन में भी हम कितने यूनिट से हमने इंक्रीज किया, 5 यूनिट से, क्योंकि जो डेल्टा टी का वैल्यू हमारे पास होगा, डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है डेल्टा टी इन केल्विन के बराबर। अब ध्यान देना, इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेस, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 4%, कैलकुलेट इनिशियल टेम्परेचर, कैलकुलेट इनिशियल टेम्परेचर, आप इनिशियल टेम्परेचर कैलकुलेट कीजिए, ध्यान देना। तो अगर हम एक चीज देख लेंगे, क्योंकि आप बोलोगे कि जो डेल्टा टी का वैल्यू होगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो चेंज इन टेम्परेचर होता है चाहे वो डिग्री सेल्सियस में होगा या केल्विन में होगा, वो सेम होगा। अगर मैं आपको बोलूंगा ना डिग्री सेल्सियस में कितनी यूनिट से इंक्रीज हो गया, तो आप बोलोगे 5 यूनिट से हमने इंक्रीज किया, तो केल्विन में भी 5 यूनिट से इंक्रीज हो। तो सपोज पहले वॉल्यूम था V1, पहले टेम्परेचर था T1, फाइनल वॉल्यूम था V2 एंड फाइनल टेम्परेचर था T2, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला ना एट कांस्टेंट प्रेशर यू कैन सिंपली से चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल। V1 पहले कितना वॉल्यूम हमारे पास है, ध्यान देना। सपोज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज बाय 4%, अगर पहले वॉल्यूम था 100, व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, दैट इज 104। सपोज पहले टेम्परेचर हमारे पास है T, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, दैट इज T+5, क्योंकि 5 से इंक्रीज हुआ। तो आप अभी बोलोगे ना, मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इज सिंपली 5, चाहे केल्विन में बोल दो या डिग्री सेल्सियस में, बिकॉज डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा टी जो होता है ना इन डिग्री सेल्सियस, वो बराबर होता है डेल्टा टी इन केल्विन। डेल्टा टी मैंने बोला, मैंने टी नहीं बोला, याद रखिएगा इस बात को बेटा। डेल्टा टी जो वैल्यू होता है डिग्री सेल्सियस में वो बराबर होता है केल्विन में। तो हम क्या बोलेंगे, V1/T1 दैट इज 100/T is equal to V2/T2 that is 104 divided by T+5। तो ये इस साइड ले लेंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू 100T plus 500 is equal to 104T। तो ये 100T यहां पर आ जाएगा, तो इट बिकम्स इक्वल टू 104T minus 100T, दैट बिकम्स इक्वल टू 4T, दैट यू कैन सिंपली राइट इट एज 500 is equal to 4T। तो 4 इस साइड आ जाएगा, तो T will become equal to 500 divided by 4, that is 4 1 are 4, 4 2 are 8, 4 5 are, then temperature is equal to 125 Kelvin। then temperature का वैल्यू कितना होगा, 125 Kelvin। तो पहले टेम्परेचर जो है होगा, कैलकुलेट द इनिशियल टेम्परेचर, मगर वो टेम्परेचर आपने केल्विन में निकाला, दैट इज इनिशियल टेम्परेचर कम्स आउट टू बी 125 Kelvin। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, T2, फाइनल टेम्परेचर विल बी 130 Kelvin। आप इनिशियल टेम्परेचर को केल्विन को डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फाइनल टेम्परेचर जो आपके पास केल्विन में होगा उसको भी आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम देखेंगे एवोगाड्रोस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन, फिर उसके बाद कंबाइंड गैस इक्वेशन, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।